आइए हम लोग 10th क्लास का महादेवी वर्मा का दूसरा शीर्षक जो है वर्षा सुंदरी के प्रति, ठीक है, इसे शुरू करते हैं। मैंने आपको हिमालय से जो इनका है आपका सिलेबस में हिमालय से और वर्षा के सुंदरी के प्रति ये दोनों हैं महादेवी वर्मा से संबंधित। 6वां चैप्टर है आपका। तो आइए इसका पहला पैसेज पाद्यांश हम लोग करते हैं। पहला पाद्यांश क्या है आपका कि रूपस तेरा घन केस पास और श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभि केस पास, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। कंपित है तेरे सजल अंग और सिहरा सा तन है सद्य स्नात, भींगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास, रूपस तेरा घन केस पास। तो क्या हुआ इसका तात्पर्य, पहले आप शब्दार्थ देख सकते हैं, नीचे लिखे हुए हैं क्योंकि शब्द काफ़ी अलग से हैं। रूपस माने सुंदरी, केस पास यानी बालों का समूह, रजतधार यानी चांदी की धारा, कंपित माने कांपना, और सद्य स्नात यानी तुरंत स्नान की हुई, और अलका का मतलब होता है बाल, ठीक है, और लाश माने आनंदमय नृत्य। तो क्या हुआ इसका, रूपस तेरा घन, पहले तो आप संदर्भ समझ लीजिए क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सुनहरी पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से उद्धृत है। यह हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखने वाली काव्यत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीरजा से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? नीरजा से। और आपको पीछे वाला याद होना चाहिए, वो सांद गीत से था। हिमालय जो था वो सांद गीत से था, और ये जो वर्षा के प्रति सुंदरी है ये इनकी एक रचना है नीरजा, उससे ली गई है। और प्रसंग में इसमें क्या बात हो रहा है, तो आप इतना तो पढ़ के समझ में आ गया शब्दार्थ से कि इसमें कुछ वर्षा का जैसे शीर्षक भी है, तो वर्षा का वर्णन किया जा रहा है। बादलों के द्वारा जो वर्षा हो रही है उसके सुंदर चित्रण का वर्णन किया जा रहा है, और इसमें उसका मानवीकरण करके सुंदरीकरण का चित्रण किया जा रहा है। उसे एक मानव के जैसा मान लिया गया और फिर उसके जो है रूप का वर्णन किया जा रहा है। तो आइए हम लोग अब व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, अर्थ की ओर। क्या है, रूपस तेरा घन केस पास। क्या कहती हैं महादेवी जी कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, रूपस तेरा घन केस पास, जो सुंदरी है, ठीक है ना, वर्षा रूपी सुंदरी, तो रूपस माने सुंदरी, तेरे घन केस पास यानी घन यानी बादल, केस पास यानी बालों का समूह है, ठीक है। जो केस रूपी जो तुम्हारे बालों का जो जाल है, जो ये बादल हैं, ठीक है, ये कितने सुंदर हैं, ठीक है। जो तेरे घने केस रूपी जाल बादलों के समान, ठीक है, काले हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे बाल काले होते हैं उसी प्रकार ये जो तुम्हारे बादलों का समूह है वो भी काले केसों की तरह हैं, ठीक है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभ केस पास, ठीक है। तो ये भी अत्यंत कैसे हैं, श्यामल हैं यानी काले रंग के, और अत्यंत कोमल हैं। लहराता सुरभ केस पास, नभ गंगा की रजत धार में, सुरभि, सुरभि माने आपका, हाँ, सुरभि माने सुंदर हवा जो है, जो सुगंध से भरकर लहरा रहे हैं, ठीक है। लहराता सुरभि केस पास, जो कि बादल जो बालों की जैसे लहराते हैं उसी प्रकार जो है वो सुंदर हवा, उसके माध्यम से ये बादल भी, आप जो वर्षा की लहरें हैं, बूंदें हैं, वो भी लहरा रही हैं, ठीक है। वह सुंदरी से फिर प्रश्न करती हैं, नभ गंगा की रजत में धोआई क्या इन्हें रात। क्या जो है तुम इन केसों को यानी बालों को आकाश गंगा की चांदी के समान श्वेत धारा में, रजत का मतलब चांदी होता है, श्वेत धारा में धोआई हो। कंपित हैं तेरे सजल अंग, जो तुम्हारे अंग हैं वो कांप रहे हैं, ठंड से जो है क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं। सिहरा सा तन है सद्य स्नात, जो तुम्हारा रोमांचित और सिहरता शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदें कर विविध लास, कि जैसे कोई स्त्री नहा कर आई हो और उसके बालों से बूंदें टपक रही हों, ठीक है। और रूप से तेरा घन केस पास,
तेरे भींगे हुए बालों की जो लटों से बूंदें टपक रही हैं, तो वो कैसी लग रही हैं, कैसी प्रतीत होती हैं? जो कि ऐसा लग रहा है जैसे वो इन हवाओं में हिल के, सुगंधित हवाओं में नृत्य कर रही हों, नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही हैं। हे सुंदरी, तेरा या बादल रूपी बालों का जो समूह है अत्यंत ही सुंदर लग रहा है, रूपसी तेरा घन केस पास। ठीक है। इसके बाद अगला पैराग्राफ हम लोग करते हैं दूसरा। क्या है? सौरभ भीना गीला लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, और चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, और दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवत विलास, रूप से तेरा घन केस पास। तो देखिए इसमें प्रसंग क्या रहेगा। अच्छा, मैंने पिछले पैसेज में आपको पहले काव्य सौंदर्य के तत्व नहीं बताए, तो तत्व बता देते हैं। देखिए इसमें कौन सा तत्व होगा काव्य सौंदर्य के तत्वों में? जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली ही है, उसी के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। जो आपका रस है वो यहाँ पर श्रृंगार होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो समझ में ही आ रहा है आपको, वर्णन से ही श्रृंगार रस होगा। और अलंकार की अगर हम बात करें तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि बार बार यहाँ पर श्यामल श्यामल और कोमल कोमल में पुनरोक्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है। और पुनः उक्ति का जो है बार बार आपका, हाँ। और रूपक अलंकार कहाँ पर है आपका इसमें? तो रूपक अलंकार आपका है जो जो बादलों से केस की तुलना की जा रही है, रूपसी तेरा घन केस पास। तो ये घन केस पास जहाँ पर भेद रहित आरोप कर दिया गया कि जो बादल जो हैं वो काले बालों के समान जो हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक इंसान की तरह बारिश का जो है एक सजीव मानव की तरह मानकर उसका चित्रण किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी होगा आपका, ठीक है। और यहाँ जो शैली है महादेवी वर्मा की वो कैसी है? चित्रात्मक है। वो बिल्कुल ऐसे उन्होंने लिखा है जैसे ऐसा लग रहा हो जैसे सामने घटनाएं घटित हो रही हों और सामने जो है चित्र बन जाते हों। तो अब आइए दूसरे पैसेज में हम लोग आते हैं। सौरभ भीना, देखिए प्रसंग क्या चल रहा है, इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे, तो इसमें भी वही प्रसंग होगा। वर्षा का जो है सुंदरी के रूप में सजीव चित्रण किया है महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। तो क्या कहती हैं कावित्री वर्षा के संबोधित करती हुई हमारी, सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, कि वर्षा रूपी जो सुंदरी है, ठीक है, तेरे शरीर पर सुगंध से भरी महीन, सौरभ भीना झीना गीला है, महीन गीला कोमल और श्यामवर्ण, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, ठीक है। तो अंजन यानी सुरमा या काजल होता है, अंजन माने तो काला सा जो है लिपटा हुआ, सुगंध भरा महीन गीला कोमल और जो है काले रंग यानी वर्ण का रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है, ठीक है। दुकुल माने क्या होता है? रेशमी वस्त्र। चंचल चल अंचल से झर झर झरते, तो अंचल माने क्या होती हैं? आँखें। क्या होती हैं? आँखें। और चल माने हिलते हुए। तो क्या हो जाएगा इसका कि जो आँखों के काजल के समान प्रतीत हो रहा है, अर्थात काले बादल इस तरह प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि जो सुंदरी के सुगंधित कोमल और काले रंग के वस्त्र हो। फिर चल अंचल से झर झर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार, जो तेरे चंचल आंचल से रास्ते में जो जुगनू रूपी स्वर्ण निर्मित हैं, ठीक है। चल अंचल से झर झर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, जो जुगनू चमक रहे हैं, बरसात के सीजन में चमकते हैं ना, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पुष्प के समान। तो तेरे जो चंचल आंचल से रास्ते में जो जुगनू रूपी स्वर्ण निर्मित फूल झर रहे हैं, बादलों में चमकती बिजली तुम्हारी जो उज्ज्वल दृष्टि है, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, जो उज्ज्वल दृष्टि है, जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि की किसी पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं, ठीक है। दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, और रूप से तेरा घन केस पास, है ना। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तेरा या बादल रूपी घने केस अत्यधिक सुंदर हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला तीसरा पैसेज। तीसरा पद्यांश है हमारा, उच्छ्वसी वक्ष पर अंचल है, और बक पातों का अरविंद हार, तेरी निवासें छू भू को, और बन बन जाती मलयज बयार, और केकी रोकी नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, और रूपसी तेरा घन केस पास।
तो क्या हुआ जो है, अब इसमें कब का वर्णन हो रहा है, कहाँ का हो रहा है, तो इसमें भी सेम वही अब जो प्रसंग चल रहा है सभी में, कि जो वर्षा का मानवीकरण करते हुए कावित्री महादेवी वर्मा जी जो है उसके सुंदर का जो है चित्रण, सुंदरी का, ठीक है, वर्षा रूपी सुंदरी का चित्रण कर रही हैं। तो इसके बाद क्या है हुआ अर्थ इसका, जो उच्छ्वसी वक्ष पर चंचल है, चंचल माने चलायमान, उच्छ्वास माने आपका दीर्घ यानी लंबी सांस भरना। तो कावित्री जी कहती हैं कि जो वर्षा रूपी जो सुंदरी है, ठीक है, क्योंकि आंधी चलती हैं, तूफानें चलते हैं सब, तो क्या कहती हैं कि जब दीर्घ श्वास के कारण तुम्हारा वक्ष स्थल जो है वो काफ़ी कंपित हो जाता है या कंपित हो रहा है। फिर है बांक पातों का अरविंद हार, जो बांक पात का मतलब होता है बगुला, ठीक है, तो जिसके कारण बगुलों की जो पंक्ति रूपी जो कमल के फूल हैं, वो जो फूलों की जो माला है वो चलायमान सी प्रतीत होती है, ऐसा लगता है जैसे चल रही है। जो कमल के फूल होते हैं वो कैसे लगते हैं, बगुलों की पंक्तियों जैसे लगते हैं, जैसे बगुले बैठे हों सफ़ेद कमल, ठीक है ना, तो वो हिलने लगते हैं उन हवाओं के कारण, तो ऐसा लगता है कि वो चलायमान प्रतीत हो रहे हैं। जब तुम्हारे, फिर उसके बाद क्या है, तेरी निवासें छू भू को, जब तुम्हारी जो बूंदें निकलती हैं और वो भू को, ज़मीन को छूती हैं, जब तुम्हारे मुख से निकली हुई जो बूंद रूपी सांसें हैं जब पृथ्वी पर गिरती हैं, तो क्या होता है, बन बन जाती मले अजबयार, तो उनको स्पर्श करने से जो उठती है महक और उस जमीन से छूकर, तो वो ऐसी सुगंधित प्रतीत होती हो जैसे मलगिरी पर्वत से सुगंधित वायु आई हो। मलगिरी पर्वत का तात्पर्य है ये एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर चंदन के बड़े ही वृक्ष होते हैं, जहाँ बहुत ही सुगंधित आसपास वातावरण होता है, इसीलिए उससे तुलना की गई है यहाँ पर। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मलगिरी की सुगंधित वायु प्रतीत हो रही हो। फिर उसके बाद है केकी रोकी नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मुख प्यास, ठीक है, जो है चारों ओर मोर क्या करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, और क्या करते हैं, मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। केकी रोकी नुपुर ध्वनि सुन और जगती जगती की मुख प्यास, जो कि तुम्हारे पैरों में कैसे लगते हैं, घुंघरुओं जैसे, घुंघरुओं के समान मालूम होते हैं, ठीक है, जिनको सुनकर जो है लोगों के मन में मधुर प्रेम की जो प्यास है, जगती जगती की मुख प्यास, जो मधुरता सुनकर इसके मधुर प्रेम जो है लोगों के अंदर इस वर्षा के प्रति वो जागृत हो जाता है और जागृत होने लगता है। रूपसी तेरा घन केस पास, जो हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे केस रूपी जो पास हैं यानी काले काले जो बाल हैं वो जो है बादलों के समान लगते हैं, काले बालों के समान लगते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग अब चौथा करेंगे, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग चौथा करते हैं, लास्ट है इसका, 4 ही पैसेज। क्या है इस, अच्छा मैंने आपको इसमें वो नहीं बताया, क्या नाम है, काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस तो श्रृंगार ही है, भाषा की साहित्यिक खड़ी बोली ही रहेगी, और छंद इसमें जो है अतुकांत मुक्त ही है इन चारों पैसेज में ही, और स्पेशल अलंकार तो बदल जाते हैं अक्सर, तो इसमें आपका जगती जगती में जो है जा बार बार रिपीट है, इसलिए आपका कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। और जगती जगती के अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पुनरोक्ति नहीं हुआ, यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा, क्योंकि जगती जगती के दोनों के अर्थ जो हैं, एक का मतलब जागृत होना होगा और एक का मतलब संसार होगा, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर यमक अलंकार होगा। और जहाँ बन बन और डैश लगा के अगर जगती जगती लिखा हुआ है तो वहाँ पर पुनरोक्ति आप बोल भी सकते हो रिपीट होने की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पर पुनरोक्त, यमक और अनुप्रास तीनों अलंकारों का अच्छा मेल आपको मिलता है। तो आइए इसके बाद चौथा है क्या, कि इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, और झुक सुस्मति शीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। दुलरा देना बहला देना यह तेरा सुसुजग है उदास, और रूप से तेरा घन केस पास। तो क्या हुआ इसका मतलब, जो स्निग्ध माने चिकनी होता है, ठीक है, तो इसमें भी क्या कर रही हैं, जो कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं उन्होंने क्या किया है, वर्षा में जो है मातृत्व और संसार को शिशु जैसा कल्पना कर कर उनके मध्य घनिष्ठता का प्रदर्शन किया है, और जो है वर्षा रूपी मातृत्व से आग्रह किया है कि अपने शिशु पर जो है वो प्रेम की वर्षा करें, ठीक है। आइए अब इसमें इसका अर्थ समझते हैं
इन स्निग्ध लटों से छा दे तन। जो काले बादल हैं, जो कि चिकनी लटाओं यानी बालों की तरह लग रही हैं। कावित्री सुंदरी क्या आग्रह करती हैं कि हे सुंदरी, तुम जो अपने कोमल बालों की छाया में इन संसार रूपी जो अपने सारे शिशु हैं उनको समेट लो। ठीक है। पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक संसमति शीतल चुम्बन से अंकित कर इनका मृदु भाल। जो है उनके समेट लो सब पूरे को, और उसे अपनी रोमांचित और विशाल गोद में रख लो। ये लिखा ना भर विशाल, तो वहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद फिर उसके आगे है कि झुक संस्मति शीतल चुम्बन से, तो उनके मस्तक की जो मुस्कुराहट है उसको जो है चूम लो। हे सुंदरी, अंकित कर इसका मृदुल भाल। जो हे सुंदरी, तुम्हारे जो बादल रूपी बालों की छाया है उन्हें मधुर चुंबन और दुलार से इस संसार रूपी जो शिशु का मन है उसे बहला बहला दो, और उसकी उदासी को भी दूर कर दो। दुलरा देना बहला देना या तेरा शिशु जग है उदास। ये जो तुम्हारा संसार उदास है इसे जो है क्या करो, थोड़ा सा दुलरा दो और इसका मन बहला दो। इसे अपना शिशु समझकर इसकी उदासी को दूर कर दो। रूपस तेरा घन केस पास। जो हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी जो बादल रूपी काली केस हैं वो रास बड़ी ही मोहक प्रतीत होती है और बड़ी ही सुंदर लगती है। तो इस प्रकार, और इसका भाषा आपका वही है साहित्यिक खड़ी बोली। रस श्रृंगार और वात्सल्य, अब माता की बात आ गई तो वहाँ पर वात्सल्य हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस की प्रधानता है ज़्यादा। और अलंकार में बात करें तो रूपक अलंकार और मानवीय अलंकार दोनों हैं। मानवीय अलंकार तो आप हर एक में लिख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव से तुलना हर पैसेज में की गई है किसी न किसी रूप से बादल की। और रूपक अलंकार इसलिए है क्योंकि जग जो है उसमें उपमेय और उपमान का शिशु को जग जैसा, यानी जग जो है बादलों के लिए उसको शिशु जैसा मान लिया गया है वर्षा रूपी सुंदरी के लिए, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। भेद रहित आरोप है, कोई तुलनात्मक शब्द नहीं लगा है, तो इसलिए रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पूरा होता है। अब आइए हम लोग अगला करते हैं।